हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपीएसआई में टॉप करने वाले राष्ट्रदीप यादव जी से। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई में टॉप किया है 164वीं रैंक के साथ। इसी के साथ थोड़ा सा परिचय ये भी दे दें, इन्होंने यूपी कांस्टेबल जो 2023 की भर्ती आई थी उसमें भी 33वीं रैंक के साथ टॉप किया था, और आगरा में जो आगरा जिला है उसमें पहला स्थान था इनका। तो आइए इनसे वार्ता शुरू करते हैं और इनके बारे में जानेंगे कैसे इन्होंने यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की परीक्षा में टॉप किया। दो परीक्षाओं में लगातार टॉप करने से यही पता चल रहा है कि इनकी जो रणनीति है वो यूपी पुलिस के एग्जामों को लेके एकदम सटीक बैठती है। इसी वजह से कोई व्यक्ति लगातार हर परीक्षा में जो पुलिस द्वारा कराई जा रही है, पुलिस विभाग की परीक्षा है, उसमें हर बार कोई ना कोई रैंक के साथ टॉप कर रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं राष्ट्रदीप और अभी मेरी पोस्टिंग औरैया जनपद में है। और जो अभी हाल ही में संपन्न हुई यूपीएसआई में मेरी ऑल ओवर 164वीं रैंक है। इससे पिछली जो यूपी कांस्टेबल में मेरी 33वीं रैंक थी और मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट आगरा टॉप किया था। तो इसी के लिए मैं आपको बता दूं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे पास ही के नज़दीकी स्कूल में हुई है। इसके उपरांत करने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैंने थोड़ा सोचा भी नहीं था, मतलब थोड़ा सरकारी नौकरी की तरफ मेरा झुकाव भी नहीं था ज़्यादा। इसके बाद कोरोना टाइम के बाद थोड़ा लगा कि सरकारी नौकरी की तरफ मुझे बढ़ना चाहिए। इसके बाद मैंने कोरोना टाइम पे अपनी जो अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। इसके बाद सोचा था, मतलब कांस्टेबल तक की सोचा था कि हाँ कांस्टेबल हो जाएं, और हम ग्रामीण क्षेत्र से थे तो हमें लगता था कि कांस्टेबल की नौकरी बहुत अच्छी है। उसके लिए हमने प्रयास किया और करते गए। इसके बाद 2023 में जो भर्ती आई थी कांस्टेबल की, तो लगता तो नहीं था, पेपर तो कराए थे, लेकिन ये नहीं लगता था, ये था कि पेपर तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं लगता था कि इतने अच्छे नंबर हैं और मैं अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाऊंगा और मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो आई गई, यानी कैसे पता नहीं है, लेकिन ठीक है जो कुछ। अच्छा, आगे इस पे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे आपने ये बताया कि आपको जो कंपटीशन का आपका विचार नहीं था, जैसे आपने 12th पास किया तो कंपटीशन का कोई विचार नहीं था, लेकिन बाद में आपने कोविड वाला समय देखा और उस समय दिमाग में ये विचार आया कि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करना पड़ेगा लाइफ टाइम। तो विचार इसी वजह से मोटिवेट हुए और गवर्नमेंट की तरफ आए। इसी वजह से हुआ था कि बहुत सी अच्छी अच्छी प्राइवेट नौकरी थी, और जो अच्छे पैसे भी कमाते थे, उन्हें भी कोविड के टाइम पे उस दौर का ऐसा सामना करना पड़ा कि बहुत अच्छी हुई नौकरी से भी उन्हें निकाल दिया गया। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि उन्हें पैदल अपने घर तक बहुत ही कंडीशन उनकी देखी थी, ऐसी देखी थी कि अच्छा पैसा कमाने वाला व्यक्ति को भी बेरोजगार बना दिया कोविड ने। सो उस टाइम पे ये लगा था कि कोई भी नौकरी हो, बस सरकारी नौकरी हो, वो व्यक्ति सफल है आज के युग के दौर में। अच्छा, शुरू में तैयारी का विचार कहाँ से आया? किस तरीके से तैयारी शुरू की? किसने थोड़ा-सा समझाया कि तैयारी करनी चाहिए? और कैसे एक बेसिक नींव बनी तैयारी के प्रति? बेसिक नींव हमारी जो बड़ी बहन है, दीदी हैं, वो हमारी बहन टीचर हैं, सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं। उन्होंने उन्होंने ही हमें ये सुझाव दिया था कि तुम गवर्नमेंट तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब की। तो उनसे ही हमें प्रेरणा लेके हमने ये तैयारी अच्छा, प्रारंभ की थी। दीदी पहले से गवर्नमेंट टीचर हैं तो उनसे जो है उनसे पत प्रेरणा लेके ये ठीक, तैयारी की थी। ठीक, बहुत सही। आगे ये पूछना चाहेंगे कि कांस्टेबल में आप सेलेक्ट हो चुके थे। उसके बाद यूपीएसआई में भी आपने टॉप किया 164वीं रैंक के साथ। तो कांस्टेबल का उस समय बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में लोगों को सुबह उठना है, शाम तक पूरा बिज़ी शेड्यूल होता है उनका। तो उस टाइम पे कैसे समय निकाला यूपीएसआई के लिए और इतना अच्छा किया कि रैंक भी आपकी 164 बनी? तो ये कैसे आपने किया उसमें? थोड़ा उसके बारे में बताइए। उसमें जब हम कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमारे जो साथ वाले बच्चे थे वो भी अच्छे बच्चे थे, अच्छे होशियार, अच्छे लेवल के बच्चे थे। जब वो सभी एक माहौल बन जाता है कि सभी बच्चे पढ़ने वाले हों, वो सभी तैयारी कर रहे हों, तो फिर लगता है कि हमें भी तैयारी करनी चाहिए। सभी लोग कर रहे हों तुम्हारे साथ के, तो ऐसा लगता है कि हमें भी इनके साथ करना चाहिए, क्योंकि जब साथ के और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ ऐसा हम भी कर सकते हैं। मतलब ये मान सकते हैं कि आपका जो ग्रुप था, वहाँ पे सभी ऐसे स्टूडेंट थे जिनको अंदर ये था कि हमें यूपीएसआई में भी जॉब अब लेनी है। हाँ, सभी सभी स्टूडेंट, सभी एक से एक एक से एक बढ़कर थे, सभी होशियार थे बच्चे। हम तो ये मानते हैं कि हम उन जितना योग्य नहीं थे, लेकिन वो योग्य थे। उन्हीं के
साथ रह रहे कि हमारा भी मन आ गया कि हाँ ये तैयारी अब ऐसे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं। मतलब ये मान सकते हैं कि वहाँ से जो साथ के थे उनसे भी मार्गदर्शन मिला और हाँ वहाँ से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हाँ, हमको। बहुत सी चीज़ सीखने को जी। मिली है। बाकी जैसे आपकी जो तैयारी शुरू में थी कांस्टेबल वाली जो तैयारी थी उसी को आगे यूपीएसआई के लिए बढ़ाया, तो उसमें एक ये भी तो होता है, एक ऐसा फेस आता है कि व्यक्ति ये बोलने लगता है, ये अंदर विचार आता है कि चलो कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गए, अब हमारे पास रोजगार का एक साधन है, यूपीएसआई बाद में देख लेंगे फिर। क्योंकि एक व्यक्ति एक जॉब पे आके उसका मन फिर थोड़ा शांत हो जाता है, तैयारी वो छोड़ देता है। तो ये भी तो अपने प्रति एक ऐसा है, किस रीजन से इतना मोटिवेट रहे कि उस फेस में भी चले गए कि नहीं ये ट्रेनिंग भी करनी है और साथ के साथ तैयारी भी करनी है। तो वो ऐसे कुछ 1-2 पॉइंट जो आपको लगते हो कि नहीं मुझे यूपीएसआई भी करना है, जैसे दिमाग में कुछ ऐसा हो कि अभी एज है या नया जोश होता है तैयारी का वो है, तो क्या फैक्टर रहे इसके पीछे, आप किस चीज़ को मानते हो? मतलब ये लगता था कि हमें कि हाँ, अभी अब हमने कांस्टेबल का इतने अच्छे से कर लिया और इतने अच्छे अंकों से प्राप्त किया, तो लगता था कि हाँ, अभी हमारे अंदर क्षमता है और हम इसे और भी अच्छा कर सकते हैं। जब क्षमता है तो उसे करने का प्रयास करें, आप भी करें। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यूपी कांस्टेबल की तैयारी में आपको कितना समय लगा? और बाकी जब कांस्टेबल की मतलब आप जो उस समय ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी समय एसआई की वैकेंसी आई, तो वो तो पता है कितने महीने का लगभग समय लगा आपको? तो कांस्टेबल में ज़रा एक बार ये बता दो कितना समय आपने बनाया उसकी नींव, जब आपने टॉप किया तो कितना समय लग गया कांस्टेबल की नींव बनाने में? और फिर यूपीएसआई में कितना समय लग गया? अब कंपटीशन एग्जामों का तो ये है कि थोड़ी ये भर्ती कांस्टेबल की बहुत सालों बाद आई थी, तो उसमें तो पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। मतलब करते गए, करते रहे और जब लगा था कि किसी दिन आएँगी तो हो ही जाएगा, तो उसमें समय की कोई पता नहीं चला। इसके बाद जब हम ट्रेनिंग पे पहुँच गए, तो उस टाइम पे मेरा एनटीपीसी मेंस भी था और एक यूपी पैट भी एग्ज़ाम था मेरा। मैं लोअर पीसीएस के लिए सोचता था कि उसे करूँगा, तो वो भी एग्ज़ाम था। तो लगता था कि यूपी पैट भी करना है और एनटीपीसी मेंस भी था और इधर ये दरोगा का भी एग्ज़ाम था। तो उसके मतलब ये लगा था कि हाँ, दरोगा थोड़ी अच्छी है और मतलब देहात में हम मानते हैं कि दरोगा की जॉब रेलवे की अपेक्षा अच्छी है। अब हो या ना हो वो अलग विषय है, लेकिन लगता तो था हमें कि हाँ, ये थोड़ी अच्छी जॉब है। तो हमने इसके लिए अपना एनटीपीसी मेंस भी स्किप कर दिया और इसके बाद यूपी पैट भी हुआ था। यूपी पैट में भी थोड़े मेरे अच्छे नंबर थे। उसके बाद मैंने लगभग सितंबर के बाद यूपीएसआई के लिए ट्राई किया था, फिर उसकी मैंने तैयारी की थी। उसके बाद ये पेपर दिया था मैंने। लगभग सितंबर 2025 से स्टार्टिंग की थी इसकी तैयारी यूपीएसआई की। इससे पहले मेरा कोई कोई प्लान नहीं था यूपीएसआई के लिए। उसके लिए पहले यही तो लगता था कि हाँ, रेलवे में एनटीपीसी में हो जाएगा, उसमें मैं कर लूँगा, हाँ, मेरा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जब यूपीएसआई की आई, तो सभी साथ के करने लगे, तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैं यूपीएसआई कर सकता हूँ और थोड़ा। चला, आगे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो तैयारी की, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या आपका माध्यम रहा? और जो है क्या सजेशन दे देना चाहेंगे उसके लिए कि एक अच्छा स्कोर और अच्छी रैंक के साथ लोग जो है इतना आगे बढ़ पाएँ? देखो, तैयारी कैसे भी करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये मायने नहीं रखता है। मतलब मायने ये रखता है, आज का दौर ऐसा चल रहा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी कट ऑफ भी अच्छी आ रही हैं और कंपटीशन भी हाई है। पहले समय था कि ऑफलाइन पढ़ाई थी तो मतलब थोड़ा पिछड़े एरिया थे, वहाँ पर शिक्षा का जो इतना प्रसार नहीं था। लेकिन आज का दौर ये है कि ऑनलाइन कोचिंगों ने वो कर दिया है कि मतलब यहाँ पर हर हर जगह, हर परिस्थिति में, मतलब अगर बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, वो हर जगह उस चीज़ को पढ़ सकता है। मतलब वो समय नहीं रहा है कि हाँ, कि गिनी चुने क्षेत्रों में मतलब शिक्षा रहेगी, ऐसा नहीं है। अब हर एक जगह, मतलब दूर, जहाँ गाँव में, जहाँ लाइट हो या ना हो, लेकिन वहाँ फ़ोन की सुविधा है और फ़ोन की सुविधा है, उस जगह एजुकेशन है। तो इसीलिए ये ना देखें कि मतलब कैसे पढ़ें, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। आगे आपसे ये पूछना चाहेंगे जैसे आपने जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, तो इन पे जो कमांड करने के लिए बेसिक कौन-सी बुक्स को फ़ॉलो किया और किस तरीके से उनको पढ़ना शुरू किया? कितना समय भी लग गया उनको पढ़ने में? बेसिक तो मतलब ये वनडे एग्जाम है, इनमें मैथ है और रीजनिंग है। तो आप प्रयास ये करें कि ये मैथ और रीजनिंग ये ऐसे हैं जो मतलब अच्छे नंबर आपको दिला सकते हैं। जैसे मेरे यूपीएसआई में मैथ और रीजनिंग में मेरे 80 में थे, 80 क्वेश्चन ठीक थे, तो वहाँ से मुझे अच्छे नंबर मिल गए, 200 में से 200 हो गए। उसके बाद हिंदी भी मेरे ठीक रहे और उसके बाद जीएस के लिए मैंने थोड़ा बीएनएस हमारे यहाँ पर पढ़ाया जाता था ट्रेनिंग सेंटर में, उन्हीं टीचरों से मैंने की। बीएनएस और जो माइनर एक्ट थे, वो उन्हीं से मैंने संपन्न किए हैं। और मैथ और रीजनिंग मेरा प्रारंभिक शिक्षा मेरे थी, अच्छी थी, उसी से मैंने ये कंप्लीट किया है। तो यहाँ तक हम ये मान सकते हैं कि जो बीएनएस की मदद है वो आपको मिली वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान,
और बाकी आपने मैथ्स रीजनिंग जो आप कर रहे थे उसको ही और स्ट्रॉन्ग किया। थोड़ा सा ये भी पूछना चाहेंगे, कोई बुक्स वगैरह या कुछ नोट्स वगैरह कौन सी फॉलो करें, कैसे नोट्स वगैरह बनाएं, थोड़ा उस पर कुछ आप आइडिया देना चाहें तो। नोट्स बनाने का विषय ये है कि मेरा जो व्यक्तिगत राय है वो ये है कि आप मैथ और रीजनिंग में प्रयास करें कि आपके नंबर ना कटें। इसके बाद ही आप हिंदी के लिए आप राजपाल यादव की बुक ले सकते हैं, और उसे अच्छे से अगर आप कवर कर लेंगे तो हिंदी आपकी 40 में से 40 भी हो सकती है। मतलब मुझ पे तो थोड़ी माइनर मिस्टेक हो गई थी, मेरे 38 ही रह गए थे, लेकिन आप अगर अच्छा प्रयास करें तो आपके 40 में 40 हो सकती हैं। और मैथ रीजनिंग इतने मतलब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नंबर आपके बना सकते हैं। अगर आप अच्छे से करेंगे तो पूरे में तो पूरे नंबर बनाएंगे। जब मतलब आप अगर ये सोचें कि मतलब कट ऑफ इतनी हाई आ रही है, मान लो 369 जा रही है, 369 पॉइंट कुछ जा रही है 400 में थे, आप ये सोचें कि नहीं हम यहाँ तक नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, मुझसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स रहती है जीएस, तो जीएस की वजह से अंदर एक डर का भाव रहता है और तैयारी करने से पहले आधे वो वैसे ही टूट जाते हैं। तो जीएस के लिए भी अगर कुछ हो आपके पास, किस तरीके से उसको सुधारा जाए, तो क्या करना जीएस चाहिए? अगर यूपीएसआई के लिए बात किया है तो जीएस में सबसे ज्यादा यूपीएसआई में अगर देखा जाए तो जीएस का महत्व होता है मतलब मूल विधि और पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर आप यूपीएसआई के लिए करना चाह रहे हैं तो मतलब ये है कि आप तो डेली पॉलिटिकल साइंस डेली पढ़ें, और उसके लिए आप लक्ष्मीकांत चुन सकते हैं, और भी ई दृष्टि की कोई बुक आती है उन्हें भी आप चुन सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत थोड़ी है मतलब बड़े लेवल पे है, लेकिन अगर आप उसे कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और उसके बाद मूल विधि की में मतलब आप जैसे विवेक सर की है मूल विधि, उसे आप करें तो और बेटर रहेगा मूल विधि के लिए। ठीक। आगे आपसे ये पूछना चाहेंगे, यूपीएसआई की अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है तो विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखे और मार्ग से ना भटके और उसका सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाए? यूपीएसआई के लिए अगर जैसे यूपीएसआई नहीं मतलब कोई भी एग्जाम है उसकी अगर आपको लगता है कि कट ऑफ हाई जा रही है, आज तो मतलब आज का दौर ये चल रहा है कि कट ऑफ तो हर एक एग्जाम की हाई जा रही है। अगर आपको ये लगता है कि कट ऑफ हाई जा रही है तो उसमें सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको छोटी गलतियां नहीं करनी है। मतलब इसमें मतलब आप एक क्वेश्चन की भी गुंजाइश नहीं है, प्रयास ये करें कि आपसे गलतियां ना हो बस। अगर आप जो नंबर बनाने वाले सब्जेक्ट हैं अगर आप मतलब सरल चीज़ों को गलत कर देंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएंगी। तो एक इस विषय पे चर्चा करना चाहेंगे कि आज का युग डिजिटल युग कहलाता है। ऑनलाइन शिक्षा है, लोगों के पास घर घर तक शिक्षा है, लाइब्रेरी भी हर जगह आपको, गांव से शहर से हर जगह आपको मिल जाएंगी। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि आज के समय जो इतना कट ऑफ हाई जा रही है उसमें इन चीज़ों का भी योगदान है, और आपका उस पर विचार क्या है? मतलब कि डिजिटल युग हो चुका है जिसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है कि कंपटीशन हाई इसी की वजह से हुआ है, क्योंकि शिक्षा हर जगह है, हर जगह पहुंच चुकी है, शिक्षा का प्रसार प्रत्येक घर घर हो गया है। ये हालांकि लाइब्रेरी का तो नहीं कह सकते, और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा ऑफलाइन तैयारी कर रहा है और लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी से नहीं कर रहा अपने घर तैयारी कर रहा है तो उसका नहीं मतलब कहीं भी तैयारी करो, आप लाइब्रेरी में करो, अपने घर रहो, ऑनलाइन करो, तैयारी करो, बस ईमानदारी से तैयारी करो बस। ठीक, आगे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लास्ट में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और यूपीएसआई की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए क्या योग्यता होती है, कौन फॉर्म भर सकता है? मतलब यूपीएसआई के लिए योग्यता की है इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन हो, बस इतनी योग्यता बहुत है फॉर्म डालने के लिए। और एज 21 साल होनी चाहिए आपके लिए मतलब मिनिमम एज, और मैक्सिमम मतलब जनरल के लिए 28 और 3 साल छूट के लिए 31, और ओबीसी आप देख सकते हैं मतलब मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। और आपके पास न्यूनतम मतलब योग्यता एजुकेशन में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, इसके बाद आपका फॉर्म डलेगा। और यूपीएसआई के लिए सबसे अच्छा ये है कि थोड़ा मैथ और साइंस मतलब मैथ और पॉलिटिकल साइंस और रीजनिंग और हिंदी, जिन चीज़ों का मतलब अधिक महत्व होता है। जीके में पॉलिटिकल साइंस और मूल विधि का सबसे अधिक महत्व होता है, मतलब आप उसमें करेंट अफेयर और साइंस इनका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। जहाँ लास्ट मान लो 40 नंबर की मतलब जीएस आ रही है तो उसमें शायद एक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लास्ट करंट के आ सकते हैं, और साइंस के एक या दो क्वेश्चन ही आएंगे, उससे अधिक मतलब आप अगर यूपीएसआई के लिए करना चाहें तो मतलब करेंट और साइंस पर फोकस ना करें फिर भी आपका हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस मूल विधि आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ तक हमने कोशिश की, मतलब जितने भी पॉइंट थे उन पे हमने चर्चा की है जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक थे। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट, कोई क्वेरी दिमाग में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि चेहरे पे इतनी गंभीरता ट्रेनिंग के बाद आई है या शुरू से थी? नहीं मतलब अगर आपके
आपके लक्ष्य हैं और आपको आगे कुछ करना है तो थोड़ा सोचना भी पड़ता है, उसके लिए एक लक्ष्य भी निर्धारित करना पड़ता है। ऐसे मतलब गंभीरता तो हो जाती है, मान लो आपका जीवन है और जीवन में बहुत सी समस्या भी हैं और हम तो खैर शादीशुदा हैं तो समस्याएं तो होंगी होंगी, तो गंभीरता तो लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ दिल मिजाज भी है। चलो, आपको आगे उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।